तो नमस्कार शेर और शेरनियों, मैं एक बार फिर आपके बीच में आया हूं दोस्तों, क्योंकि अभी हाल ही में हमारे जो गवर्नर हैं, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास जी, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने बताया है कि जो वर्तमान समय है दोस्तों, कोविड-19 का संक्रमण ये मानव जाति के लिए काला दौर साबित होगा और जो वैश्विक परिदृश्य है उसकी स्थिति बहुत ही खराब होगी। लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था अभी भी मजबूत दोस्तों स्थिति में है और ध्यान रखना है क्या उन्होंने कहा क्या उन्होंने भविष्य की राह बताई, ये सभी बातें मैं डिस्कस करूंगा 10 पॉइंट के अंदर। ये 10 पॉइंट दोस्तों आपके एग्जाम की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि हमारे जो गवर्नर हैं उन्होंने ये बात कही है और दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं जो आपके लिए रामबाण साबित होगी। अगर आपको ये पसंद आए क्लास दोस्तों, क्योंकि तुरंत मैंने ये क्लास अपने घर से अपलोड की है क्योंकि आप सभी को जल्दी से जानकारी मिल सके इस टॉपिक के ऊपर, तो आप पसंद आए तो आपको लाइक करना है दोस्तों, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना है और अपने सुझाव जरूर देने हैं दोस्तों कमेंट बॉक्स के अंदर। सबसे पहले तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, केवल 10-15 मिनट में टॉपिक खत्म करूंगा दोस्तों, लेकिन हर पॉइंट आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण होगा, फूल पत्ती वाला होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना दोस्तों 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। हेडक्वार्टर इसका मुंबई के अंदर है। इसे बैंकों का बैंक या सरकार का बैंक कहते हैं और यह भारत की बैंकिंग व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है दोस्तों, बैकबोन है भारत की अर्थव्यवस्था की। वर्तमान में गवर्नर है कौन? शक्तिकांत दास। पहले गवर्नर थे इसके कौन? अशुबोन स्मिथ थे दोस्तों। और पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो वो थे सीडी देशमुख। अब देखते हैं कौन कौन सी बातें वीडियो कॉन्फ्रेंस में की गई हैं और साथ में दोस्तों 50,000 करोड़ रुपए की सहायता 3 संस्थानों को दी गई है। अब उन तीनों को ही क्यों दी गई है, कितना कितना दी गई है दोस्तों, ये सभी पॉइंट हमारे लिए बड़े महत्वपूर्ण होंगे और ये क्लास के अंदर आपको मैं समझा दूंगा। तो आइए दोस्तों नोटबुक पेन उठा लीजिए और लिखते हैं इतिहास सफलता के संघर्ष में जंग जारी है दोस्तों। अब आप फोकस कीजिए किस पर? स्क्रीन के ऊपर आप फोकस कीजिए। पहला पॉइंट, रिजर्व रेपो रेट जो है इसमें 0.25% की कमी लाई जाएगी। बड़ा अच्छा सवाल है दोस्तों। जो रिजर्व रेपो रेट है उसमें 0.25% की कमी लाई जाएगी। पहले कितनी थी? ये 4% की थी, अभी कितनी होगी? 3.75% की होगी। अब मेरी बात को आप गौर से सुनना दोस्तों। एक होता है रेपो रेट। क्या होता है? रेपो रेट मतलब कि दोस्तों यहां पर है आरबीआई। कौन है? आरबीआई है। और यहां पर है दोस्तों बैंक। यहां पर कौन है? बैंक है। अगर सोचिए दोस्तों, आरबीआई क्या करती है? आरबीआई बैंकों को उधार देती है। आरबीआई बैंक को पैसा उधार देती है, तो जिस दर पर देगी वो होगी रेपो रेट। क्या होगी? रेपो रेट। लेकिन दोस्तों अगर बैंक के पास में पैसा अतिरिक्त है तो बैंक क्या करता है? अपने पैसे को जमा कराता है कहां पर? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। और उसके बदले में दोस्तों उसे जो ब्याज मिलता है वो होता है रिजर्व रेपो रेट। फिर समझिए मेरे दोस्तों कि आरबीआई जब बैंकों को उधार देती है तो जिस दर पर देती है वो होता है रेपो रेट। और दोस्तों जो हमारा जो बैंक है जब आरबीआई में अपना पैसा जमा कराते हैं तो जिस दर पर उसे ब्याज मिलता है वो कहलाता है रिजर्व रेपो रेट। अब ये कम क्यों की गई है इस बात को समझिए दोस्तों। अगर रिजर्व रेपो रेट कम की जाएगी तो बैंक आरबीआई में पैसा कम जमा कराएगा और लोन अधिक देगा। समझ में आई आपको बात? मतलब आरबीआई अपने पास पैसा कम, दोस्तों जो बैंक है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में पैसा कम जमा कराएगा और आगे लोन अधिक देगा। और जब आगे ग्राहक को लोन देगा दोस्तों तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें तेजी आएगी। मतलब कि भारत के बाजार में पैसा आ सके दोस्तों, बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में पैसा कम जमा कराए। यही कारण है कि हमने रिजर्व रेपो रेट जो है इसको कम कर दिया 0.25% से। तो आपसे पूछ ले कि ये क्यों किया गया है, तो इसका कारण है बाजार में पैसा अधिक उपलब्ध हो सके, क्योंकि जब बाजार में पैसा आएगा दोस्तों तो लोग डिमांड करेंगे और अर्थव्यवस्था क्या होगी? तेजी से आगे बढ़ पाएगी। तो दूसरा पॉइंट देखिए। दूसरा पॉइंट है दोस्तों रेपो रेट और रिवर्स और सीआरआर। रेपो रेट दोस्तों और केस रिजर्व रेशो। क्या है ये है मेरे प्यारे साथियों केस रिजर्व रेशो। अब इसका मतलब क्या होता है? इन दोनों में नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं किया गया है रेपो रेट और केस रिजर्व रेशो में। रेपो रेट तो मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों, जिस दर पर आरबीआई बैंकों को उधार देती है वो होती है रेपो रेट, जो कितनी है? 4.4% है। और सीआरआर क्या होता है दोस्तों? सीआरआर एक ऐसी राशि होती है जो बैंकों को अपने पास नगद रूप में रखनी पड़ती है दोस्तों। फिर सुनिएगा, मतलब बैंक
बैंक इसे उधार नहीं दे सकते, बैंकों को ये अपने पास रखनी पड़ती है। और मेरे दोस्तों अभी कुछ दिनों पहले 27 मार्च के आसपास जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसने इसे 4% से कितना कर दिया, 3% कर दिया। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए ऐसा क्यों किया। मेरे दोस्तों मैंने क्या कहा कि जो केस रिजर्व रेशो वाली जो राशि है इसे बैंक आगे उधार नहीं दे सकती, और आरबीआई क्या चाहता है कि बैंक अधिक से अधिक क्या करे, आगे उधार दे। इसलिए उसने सीआरआर को कम कर दिया, 3% किया है। लेकिन आज वाली जो वीडियो कॉन्फ्रेंस है उसमें इसमें नो चेंज रहा है। अब देखिए दोस्तों तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है भारत की जो 2020-21 की वृद्धि का अनुमान रखा गया है वो है 7.4%। दोस्तों जो आईएमएफ, मैंने आपको ये रिपोर्ट बताई थी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की रिपोर्ट आई थी और उसमें कहा गया था कि जो वर्तमान समय में ग्रोथ रेट कितनी रहेगी, 1.9% रहेगी। और दोस्तों भविष्य का कितना अनुमान था, 7.4% है। जो हमारे आरबीआई गवर्नर हैं उन्होंने कहा है कि G20 के सभी देशों की तुलना में सबसे अधिक मजबूत स्थिति में होगा भारत, जिसने कोविड-19 के संक्रमण के दौर में भी 1.9% की दर से क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। मैंने आपको यह भी बताया था केवल 2 देश ही पॉजिटिव ग्रोथ करेंगे, चाइना और इंडिया, बाकी अधिकांश देश क्या करेंगे, नेगेटिव ग्रोथ के अंदर होंगे। और पूरे विश्व की ग्रोथ रेट भी क्या होगी, नेगेटिव होगी, वृद्धि दर भी नेगेटिव होगी। तो भारत अन्य देशों की तुलना में क्या है, अभी तक मजबूत स्थिति में खड़ा है। आईएमएफ की रिपोर्ट के अनुसार भी यह बात सिद्ध होती है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो लोग कह रहे थे कि भारत की अर्थव्यवस्था क्या होगी, बड़े संकट में आएगी, उनके मुंह पर तमाचा है दोस्तों। पॉइंट नंबर 4, इन्होंने क्या कहा है कि जो फॉरेक्स है, फॉरेक्स का मतलब क्या होता है, जो विदेशी भंडार है हमारा दोस्तों, क्या है, जो विदेशी रिजर्व है, विदेशी भंडार है हमारा, वो कितना है, 476.5 बिलियन डॉलर। कितना, 476.5 बिलियन डॉलर है, जो कि 11 महीने के आयात हेतु पर्याप्त है। मेरे दोस्तों 1991 में, कब, 1991 में हमारी स्थिति इतनी खराब थी कि हमारे पास दोस्तों 7 दिन के आयात के लिए भी पर्याप्त विदेशी निवेश नहीं था। तो आप सोचिए हमारे पास अभी भी 11 महीने के आयात के लिए क्या है, पर्याप्त दोस्तों विदेशी मुद्रा भंडार है। तो विदेशी जो भंडार है वो भारत का कितना है, 476.5 बिलियन डॉलर। लेकिन यहां पर एक नेगेटिव बात भी है दोस्तों, और वो क्या है कि निर्यात जो है इसमें बड़ी तेजी से क्या आई है, कमी आई है। भारत का जो एक्सपोर्ट है वो बहुत तेजी से नीचे गिरा है, और उसका कारण क्या है, पूरे विश्व में मंदी है दोस्तों। निर्यात तो तब बढ़ेगा जब विदेश में मांग होगी, और विदेश में मांग हो नहीं रही, इसलिए जो निर्यात है वो तेजी से नीचे गिरा है मार्च के महीने में। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें याद रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन पॉइंट नंबर 5, क्या कहा था उन्होंने कि अनाज, दोस्तों डरने की बात नहीं है, भारत के पास जो खाद्यान्न है इसकी कोई कमी नहीं होगी, और बैंकों के पास जो पैसा है इसकी भी कोई कमी नहीं होगी। ये हमारे लिए क्या है दोस्तों, पॉजिटिव संकेत है हमारी अर्थव्यवस्था के लिए कि हमारे पास अनाज पर्याप्त मात्रा में स्थित है, और बैंकों के पास लोन के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध है। लेकिन बिजली की जो खपत है दोस्तों, जो बिजली की जो खपत है इसमें कमी आई है। बिजली की खपत में क्या आई है, कमी आई है, और आना दोस्तों लाजमी है, स्वाभाविक है, क्योंकि हमारे सभी उद्योग क्या है, ठप हैं दोस्तों। सभी उद्योग अभी वर्तमान में रुके हुए हैं, स्थिर हैं, तो वहां पर बिजली की खपत नहीं हो रही है, तो इसलिए बिजली की जो खपत है इसमें कमी आई है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला पॉइंट, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों आज की वीडियो कॉन्फ्रेंस का दोस्तों, रीढ़ की हड्डी, सबसे मजबूत पॉइंट है रीफाइनेंस, मतलब कि सहायता की जाएगी 3 संस्थानों की। पहली संस्था कौन सी है, एनएचबी, ये दोस्तों क्या है, जो हाउसिंग बोर्ड है हमारा, कौन सा, जो हाउसिंग बेस, आवास से संबंधित जो दोस्तों बैंक है हमारा, उसके लिए। तो नेशनल हाउसिंग बैंक जो है उसके लिए 10,000 करोड़ रुपए की सहायता की जाएगी। और मेरे दोस्तों सिडबी, कौन, जो सिडबी है ये समझना, सिडबी क्या है, स्मॉल जो
स्मॉल जो दोस्तों इंडस्ट्री है, कौन सी, छोटे जो उद्योग हैं, इनके विकास के लिए जो बैंक बनाई गई है, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। छोटे जो इंडस्ट्री हैं उनके विकास के लिए जो बैंक बनाई गई है उसका नाम है सिडबी, और इसको कितने 15,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे सिडबी को। और मेरे प्यारे साथियों, नाबार्ड आप जानते हो जो कृषि का क्षेत्र है उसको बढ़ावा देने के लिए, एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट करने के लिए दोस्तों एक संस्था है जिसका नाम क्या है, नाबार्ड है, और इसके लिए 25,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया दोस्तों 50,000 करोड़ रुपए। मेरी बात को फिर सुनिएगा, जो हमारा हाउसिंग बैंक है दोस्तों उसको 10,000 करोड़ रुपए मिलेंगे, सिडबी जो है 15,000 करोड़ मिलेंगे, और नाबार्ड जो है उसे 25,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। सबसे बड़ा सवाल होता है कि ये तीन संस्था ही क्यों। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरी बात को गौर से समझना कि जो कोविड-19 है इसका सबसे अधिक जो प्रभाव पड़ा है वो तीन क्षेत्रों पर पड़ा है। एक है दोस्तों रियल इस्टेट। क्या है, रियल इस्टेट, या फिर जिसे मैं कह दूं क्या, आवास सुविधा। दोस्तों जो हमारे आवास हैं ये रुक गए हैं दोस्तों, रियल इस्टेट हमारा कमजोर हुआ है। तो रियल इस्टेट और आवास जो सुविधा है दोस्तों, आवास को बढ़ावा देने के लिए हमने नेशनल हाउसिंग बोर्ड को पैसा दिया है। दूसरा प्रभाव पड़ा है दोस्तों किसके ऊपर, जो हमारे छोटे उद्योग हैं, सूक्ष्म उद्योग हैं, जो मझोले उद्योग हैं। तो दोस्तों इनके लिए हमने सिडबी को 15,000 करोड़ दिया है। और तीसरा दोस्तों कृषि क्षेत्र के लिए क्या दिया है, हमने नाबार्ड को पैसा दिया है। तो एग्रीकल्चर को, उद्योग को और आवास क्षेत्र को मजबूत करने के लिए, क्योंकि ये तीनों ही सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं और भारत की अर्थव्यवस्था को तेजी से आगे बढ़ाने में इन तीनों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होगा, क्योंकि भारत की अधिकांश जनसंख्या 80% तक जनसंख्या दोस्तों इन्हीं कार्य में लगी हुई है, और दोस्तों इनको बढ़ावा देना भारत के लिए बड़ा जरूरी है। तो नाबार्ड, सिडबी और नेशनल हाउसिंग बोर्ड बैंक जो है दोस्तों, इसको हमने 10,000, 15,000 और 25,000 करोड़ रुपए का धन उपलब्ध कराएगा कौन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन देखिए, मानसून अच्छा रहेगा दोस्तों। हाँ, आपको पता है, मैंने डिस्कस किया था सुबह वाली क्लास में कि जो मानसून है वो अच्छा रहेगा, सामान्य रहेगा। मतलब कि दोस्तों मानसून अच्छा रहेगा, बारिश अच्छी होगी तो जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो मजबूत होगी, क्योंकि आप जानते हो भारत की जो खेती है उसे क्या बोलते हैं, मानसून का जुआ कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, मानसून का जुआ, ग्लैमर कहते हैं दोस्तों भारत की एग्रीकल्चर, भारत की खेती को। तो भारत की खेती को अगर बढ़ावा देना है साथियों तो क्या करना पड़ेगा, मानसून अच्छा होना जरूरी है। और ये संकेत दिखाएं किसने, जो हमारा मौसम विभाग है उसने कहा है कि जो मानसून है वो सामान्य रहेगा, अल नीनो का प्रभाव नहीं रहेगा, जो मैंने कल वाली क्लास में डिस्कस किया था, जो अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा। क्योंकि दोस्तों जो अब खरीफ की फसल आने वाली है, जो खरीफ की फसल बोई जाने वाली है दोस्तों, उसके लिए मानसून बड़ा ही निर्णायक कदम रखता है। अगला पॉइंट देखिए, क्वेश्चन पॉइंट नंबर 8 क्या है, यह कहा है कि 91% एटीएम हमारे क्या हैं, कार्यशील है, वर्किंग है दोस्तों। मतलब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में अभी कोई दिक्कत नहीं है, ये परफेक्ट चल रहा है। क्या, जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है वो परफेक्ट चल रहा है। 91% जो दोस्तों एटीएम मशीन है वो क्या है, कार्यशील है, वर्क कर रही है। ये बड़ा पॉइंट है हमारी इकोनॉमी बूस्ट के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पॉइंट नंबर 9, ये दोस्तों पूरे विश्व के बारे में चिंता व्यक्त की है किसने, हमारे जो रिजर्व बैंक गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी ने। उन्होंने कहा है कि सबसे बड़ी मंदी होगी 2020 में वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए, क्योंकि दोस्तों 2008 में आपको पता है कि क्या आई थी, आर्थिक मंदी आई थी, और दोस्तों उससे भी बड़ी मंदी होगी 2020 में वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए। क्योंकि दोस्तों सबसे जो मजबूत देश थे वो सबसे अधिक प्रभावित हुए किससे, कोविड-19 से। चाहे चीन हो, चाहे दोस्तों विश्व का चौधरी अमेरिका हो, इटली हो दोस्तों, फ्रांस हो, स्पेन हो, ये सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। और भारत भी दोस्तों जो सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था थी, जहां उसकी ग्रोथ रेट 7%, 8% थी, वो 1.9% पर आ गया, और विश्व दो है दोस्तों, विश्व माइनस में चला गया। तो दोस्तों ये सबसे बड़ी क्या होगी, मंदी होगी 2020 की वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए। और भारत के लिए नेगेटिव पॉइंट क्या होगा, ये तो भारत का जो निर्यात है वो कमजोर होगा, क्योंकि जब विश्व में दोस्तों मांग नहीं होगी तो हम अपना सामान किसे बेचेंगे। तो पॉइंट नंबर 9 बड़ा महत्वपूर्ण है साथियों। अगला पॉइंट देखिए जो आपके लिए समझाएगा कि क्यों इतनी बड़ी मंदी होगी। मेरे प्यारे साथियों, विश्व को
$9 ट्रिलियन का नुकसान होगा। इस बात को समझिए आप, विश्व को $9 ट्रिलियन का नुकसान होगा दोस्तों। और ये जो नुकसान है वो मानव जाति के लिए काला दौर साबित होगा। ये बात खुद किसने कही? जो हमारे गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी, उन्होंने ये बात कही है। तो कुल मिला के मोटा माटी बात करूं मैं तो रिजर्व रेपो रेट जो है दोस्तों उसको 0.25% की कमी कर दी गई है। दूसरा पॉइंट ध्यान रखना है क्या कि जो आईएमएफ ने जो हमारा प्रेडिक्शन किया है 7.4% का किया है। फॉरेक्स हमारा दोस्तों 11 महीने के आयात के लिए पर्याप्त है। अनाज बैंक ऋण इसमें कोई कमी नहीं होगी। और नेक्स्ट जो हमारा हाउसिंग क्षेत्र है उसके लिए 10,000 करोड़ रुपए, स्मॉल इंडस्ट्री के लिए दोस्तों 15,000 और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए नाबार्ड को 25,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। मानसून अच्छा होगा जो भविष्य में हमारी अर्थव्यवस्था में मजबूती लेकर आएगा। और दोस्तों ऑनलाइन ट्रांजैक्शन अच्छी स्थिति में है, 91% एटीएम कार्यशील हैं। और वैश्विक अर्थव्यवस्था 2020 में सबसे खराब दौर से गुजरेगी। काला दौर होगा मानव जाति के लिए। पूरे विश्व को $9 ट्रिलियन का नुकसान होगा दोस्तों, जिससे भारत के निर्यात पर क्या होगा? भारत के निर्यात पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों ये सभी बातें जो डिस्कस की गई किसके द्वारा? शक्तिकांत दास जी के द्वारा डिस्कस की गई। मैंने आपको आसान भाषा में समझा दिए और मुझे उम्मीद है कि आपको इसका फायदा होगा। हम फिर मिलेंगे दोस्तों कल सुबह फिर 5:30 बजे कुछ नई जानकारियों के साथ मिलूंगा मैं आपके साथ। तब तक के लिए आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, अपनी तैयारी को मजबूत करना और महिला, बच्चों, सैनिकों और किसानों का सम्मान करना। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।